जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दो संख्याएं मानना है जो क्रमागत है यानी सीरियल वाइज आती है। तो सबसे पहली संख्या को हम मानेंगे x, तो लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या। अब सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, तो दूसरी क्रमागत संख्या को हम मानेंगे x प्लस 2, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी सम संख्याएं होती हैं और इन सब में दो का अंतर होता है, इसलिए पहली संख्या हमने माना x और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मान लिया, x प्लस 2 मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इन संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है 340। संख्याएं निकालना है। अब यहीं से इसको आगे सॉल्व कर देंगे, द्विघात समीकरण बनेगी और उस द्विघात समीकरण को हल करके हम मान निकालेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 का x से 2x, 2x का 2 से मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा, इक्वल टू 340। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, 340 जो आपका है, यहाँ इसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, या इसे अगर हम यहाँ पे ही रखें तो यहाँ हमें कॉमन नजर आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2x प्लस 2 बराबर 340। अब ये 2 कहाँ आएगा, इसके बट्टे में चला आएगा, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 340 बटे 2। इसे काट देंगे, 2 एकम 2, फिर इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 14, यानी 2 सत्ती 14 और 0 170, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 170 प्लस का है, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 170 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2x, 2 से 170 जाएगा, माइनस का 168 बराबर 0। ये आपकी बन गई एक द्विघात समीकरण। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 2 आए और जो गुणनफल आएगा वो 168 आना चाहिए। तो दो संख्याएं ऐसी कौन कौन सी हैं, अगर हम दो संख्याएं 18 और 16 ले लें तो 18 और 16 का गुणा कितना हो जाएगा, 16 8 128, हासिल आया 12, 16 एकदम 16, 16 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 12 जोड़ेंगे 288, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरी संख्या ऐसी कौन कौन सी हो जाएगी, अगर हम 14 और 12 को ले लें तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, यानी 168, ये दो संख्याएं बन जाएंगी। 14 से जब हम 12 को घटाएंगे तो बचेगा 2 और 14 और 12 का गुणनफल 168 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका फैक्टर बन जाएगा। तो अब हम दो संख्याएं लेंगे 14x और 12x, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। 14 से 12 जाएगा, 2 बचेगा, 14 12 168 हो जाएगा। यहाँ से दो दो पदों की कॉमन लेना है। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो हो जाएगा x प्लस 14, दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 12, तो बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों सेम, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में हम कॉमन वाला पद लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x के मान को निकालेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान निकलेगा माइनस का 14। दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान निकलेगा प्लस का 12। अब इसमें कहा गया दो क्रमागत सम संख्याएं, तो हम ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लेते हैं, धनात्मक वैल्यू को लेंगे। अतः जो पहली संख्या आ गई वो कितनी आ गई,
अतः पहली संख्या या पहली सम संख्या, ऐसा आप लिखेंगे। अतः पहली सम संख्या आपने x माना था, वो आ गई 12, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 था, x का मान निकला 12 प्लस 2 कर देंगे हम, तो दूसरी क्रमागत संख्या आ जाएगी 14। यानी संख्याएं कौन कौन सी आ गई? दो क्रमागत सम संख्याएं 12 और 14। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है, एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण, एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण, एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण, समकोण त्रिभुज का विकर्ण, एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, 3√10 सेंटीमीटर है, 3√10 सेंटीमीटर है। यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना, यदि उसकी छोटी भुजा को, यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को, तथा बड़ी भुजा को 2 गुना, यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 2 गुना किया जाए तो 2 गुना किया जाए तो 2 गुना किया जाए तो नए विकर्ण की लंबाई, नए विकर्ण की लंबाई, नए विकर्ण की लंबाई, नए विकर्ण की लंबाई 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है, 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है, 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं की, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें जो विकर्ण और भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं को हम मान लेंगे कि क्या क्या इनकी स्थिति है, क्या क्या इनकी भुजाओं की लंबाइयां हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC है, इसका विकर्ण दिया गया है 3√10 सेंटीमीटर। विकर्ण कहें या कर्ण कहें, ये 3√10 सेंटीमीटर है। फिर हम मान लेंगे कि जो इसकी छोटी भुजा है ये x सेंटीमीटर है और जो इसकी बड़ी भुजा यानी लंब है ये y सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर तथा बड़ी भुजा बराबर y सेंटीमीटर, और जिसका विकर्ण दिया गया है, और विकर्ण का मान दिया गया है, विकर्ण बराबर
3√10 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब क्या कहा गया है, अब हम इस स्थिति से यानी जो आपने x और y सेंटीमीटर ये माना है भुजाओं की लंबाई, इससे हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर जो दूसरी कंडीशन दी गई है तो इसकी छोटी भुजा को 3 गुना बड़ी भुजा को 2 गुना किया जाए तो नया विकर्ण आपका 9√5 हो जाता है। इससे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसे पाइथागोरियन ट्रिक भी कहते हैं। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया, ये 3√10 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपने माना है y, सबसे बड़ी भुजा y स्क्वायर, आधार है x, हो जाएगा x स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, यानी 9 दहा 90 ये हो जाएगा। इसे हम x स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, y स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, दोनों धनात्मक वैल्यू है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इसे मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, यानी 90 को इधर बराबर में लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन में आएंगे, यानी एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसे हम मान लेंगे PQR। अब इसमें कहा गया है कि यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना, छोटी भुजा आपने x माना था, इसे कर दिया जाए 3 गुना यानी 3 × x 3x, और बड़ी भुजा को 2 गुना, बड़ी भुजा को आपने y माना था, इसे 2 गुना कर दिया जाए तो जो कर्ण होता है वो कितना हो जाता है, कर्ण हो जाता है 9√5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इस समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और यहाँ से एक दूसरी समीकरण का निर्माण करेंगे। फिर समीकरण 2 और समीकरण 1 की कंपेयर करना है और उसमें से x और y के मान को निकाल लेना है। x का मतलब आपकी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा आ जाएगी, y का मतलब समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा आएगी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज PQR में अभी आपने ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था, अब PQR में करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पुनः पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अब कितना हो जाता है, 9√5 हो जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है, अब लंब हो गया 2y, यानी इसमें कहा गया है ना कि बड़ी भुजा में 2 गुना से और छोटी भुजा में 3 गुना से, तो बड़ी भुजा आपने ये y माना था लंब, इसमें क्या हो गया 2 गुना से गुणा हो गया, लंब आपका हो गया 2y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार। आधार में क्या किया गया, आधार को यानी छोटी भुजा माना गया था और छोटी भुजा को हमने माना था x, और अब कहा गया है कि छोटी भुजा को 3 गुना, यानी अब जहाँ पे x था वो हो गया 3x। तो अब हम आधार में क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा 9√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होगा 9 × 9 = 81 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 बराबर 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। 81 का 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 5 × 8 40 405 बराबर 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर।
इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि समीकरण 1 में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 और समीकरण 2 में है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम दोनों ही समीकरणों में x के मान को बराबर कर लें तो y का कुछ मान निकल आएगा और उस y के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख करके x के मान को निकाल सकते हैं। या फिर अगर हम y के मान को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करेंगे, जिससे 4y स्क्वायर दोनों आपका बराबर हो जाएगा। फिर हम दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे, इस तरीके से y का मान कट जाएगा और x का कुछ मान निकल आएगा। उस x के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके y के मान को निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अब कि समीकरण 1 में 9 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर समीकरण 1 में 9 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर समीकरण 1 क्या था आपका? समीकरण 1 था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90। इसमें क्या करना है? इसमें 9 से गुणा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 9 का 0 से गुणा 0, 9 9 81 810। यानी ये समीकरण 1 में 9 से गुणा करके आ गया। अब इसके नीचे आपको समीकरण 2 लिखना है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला पद लिखना है, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर वाला पद लिखना है, बराबर संख्या के नीचे संख्या लिखना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने पर क्या होता है? घटाने पर जो आपका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर कट जाएगा, 9y स्क्वायर से 4y स्क्वायर जाएगा तो 5y स्क्वायर बचेगा, बराबर 810 से 405 को घटाएंगे तो ये बचेगा 405। यहाँ से हम y स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आएगा 405 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 बटी 40, 5 एकम 5। फिर इसके बाद में ये y स्क्वायर का मान कितना आ गया? y स्क्वायर का मान आ गया 81। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 9 आ जाएगा। y का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 9 आएगा। y के 2 मान आएंगे जिसमें हम धनात्मक मान लेंगे, यानी y बराबर 9 को लेंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर x के भी मान को निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर वहां से हम x का भी मान निकाल लेंगे। लिखेंगे y बराबर 9, जो धनात्मक वैल्यू है वही लेंगे हम। तो y बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर 9 का स्क्वायर कर देना है, बराबर 90 था। x स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बराबर 90, x स्क्वायर बराबर 90 माइनस 81, 81 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर बराबर 90 से 81 जाएगा 9 बचेगा। और इस तरीके से x का यहाँ पे 2 मान आएगा प्लस माइनस 9, तो x के हम धनात्मक मान को लेंगे, x के धनात्मक मान को लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे y के धनात्मक मान को लिया, y बराबर 9 और x बराबर 3, ये आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब इसे आपको अंतिम लाइन में लिखना है, अतः समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा यानी केवल x और y के मान को निकाल करके क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है, अंतिम में आपको ये लिखना भी पड़ेगा कि x को आपने क्या माना था और y को आपने क्या माना था। इस तरीके से उसे हम अंतिम लाइन में स्टेटमेंट के रूप में, आंसर के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, अतः समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बड़ी भुजा जिसे आपने y माना था वो कितना निकला है? बड़ी भुजा निकल आई है 9 सेंटीमीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं।
फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ये एज पे आधारित प्रश्न है, यानी उम्र पर आधारित प्रश्न है, और ये आपकी इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं। फिर इसके बाद में ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, तो काफी बड़ी एक्सरसाइज थी। फिर इसके बाद में हम इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस पे आएंगे, और जिसे कंप्लीट करने के बाद में हम अगले चैप्टर पे यानी चैप्टर 5 में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व की आयु पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद, और अब से 4 वर्ष के बाद की आयु, 4 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि पुनीता की आयु किसी भी चर पद के बराबर मान सकते हैं, हम x वर्ष मानेंगे। तो माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, यानी वर्तमान आयु x है, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 घट जाएगा, और अब से 4 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल, और अब की आयु क्या है, मतलब वर्तमान आयु x है और 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो 4 जोड़ देना है। यानी इस तरीके क्वेश्चन में जो बाद में आयु होती है उसमें ऐड करना होता है, और पूर्व की जो आयु होती है वो माइनस करना होता है। तो कहा गया है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो अब की आयु यानी वर्तमान आयु हमने x माना है, 2 वर्ष पूर्व की आयु यानी x से 2 को माइनस कर देंगे। फिर कहा गया अब से 4 वर्ष के बाद, अब का मतलब वर्तमान की आयु x हमने माना है, 4 वर्ष बाद का मतलब 4 को जोड़ देना है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो उसकी वर्तमान आयु x है के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2 वर्ष पूर्व की आयु, जो पुनीता की वर्तमान आयु से 2 वर्ष पूर्व की आयु है, वो अब से 4 वर्ष की आयु के गुणनफल के, जो उसका गुणनफल आता है वो उसकी वर्तमान आयु जो आपने x माना है उससे 2 गुने से 1 अधिक है। अब इसे हम आगे हल करेंगे, तो x का x से गुणा x² हो जाएगा, x का +4 से गुणा +4x हो जाएगा, -2 का x से गुणा -2x हो जाएगा, -2 का +4 से गुणा -8 हो जाएगा, बराबर 2 का x से गुणा 2x प्लस का 1। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 4x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो 4x से 2x जाएगा, प्लस का 2x बचेगा, माइनस का 8, इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस का 2x माइनस का 1, यानी 2x प्लस का है इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा, 1 आपका धनात्मक है इक्वल टू के दूसरी साइड में ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। -2x से प्लस का 2x आपका कट जाएगा,
यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 1, हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 9 है, इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स के दो मान निकलेंगे, प्लस और माइनस में 3, यानी एक्स का मान प्लस में 3 निकलेगा और एक्स का मान माइनस में 3 निकलेगा। तो हम हमेशा धनात्मक वैल्यू को लेंगे, यानी उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब आप अंत में एक लाइन लिखेंगे अतः, या आप यहीं पे लिख दें अतः पुनीता की वर्तमान आयु, यही पूछा गया था क्वेश्चन में, पुनीता की वर्तमान आयु बराबर 3 वर्ष। पुनीता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 3 वर्ष आ गई। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने पुनीता की वर्तमान आयु को मान लिया x वर्ष, फिर कहा गया 2 वर्ष पूर्व, यानी अब से 2 वर्ष को घटा देना है, फिर कहा गया कि 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, तो अब से 4 वर्ष जोड़ देना है, फिर इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो वर्तमान आयु x माने हो, उसके 2 गुने से यानी 2 से गुणा कर देना है, प्लस में 1 अधिक है, 1 अधिक का मतलब प्लस में 1 कर देना है। फिर इसे हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया आगे, और सॉल्व करके हमने x के 2 मानों को निकाला, एक प्लस में 3 आ रहा है, एक माइनस में 3 आ रहा है। तो हमेशा हम जो मान इसमें लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, तो धनात्मक मान को लेते हैं। तो x बराबर 3, अर्थात x को आपने माना था पुनीता की वर्तमान आयु, और पुनीता की वर्तमान आयु आ गई 3 वर्ष। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, जो आपकी 6th साइज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें दिया गया है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने पे चाल क्या हो जाएगी। तो जब भी कोई बोट या कोई नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में गति करेगी तो उससे उसकी धारा की चाल माइनस हो जाएगी, यानी उसकी चाल से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। और जब भी कोई नाव धारा की दिशा में गति करेगी तो उसकी चाल में धारा की चाल भी ऐड हो जाती है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, तो इसकी वास्तविक चाल 18 किलोमीटर है, और धारा की दिशा में धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी, यानी इसकी कुल चाल आ जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल या बोट की चाल, इससे क्या होगा, धारा की चाल माइनस हो जाएगी, यानी मोटर बोट की चाल से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो ये आएगा 18 किलोमीटर, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जो दूरी दी गई है वो दिया गया है 24 किलोमीटर। दूरी कितनी दी गई? 24 किलोमीटर। अब यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। और इसी फार्मूले में जो इस क्वेश्चन की कंडीशन दी गई है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 24 किलोमीटर बटे 18 माइनस x, यानी धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है और धारा के अनुकूल दिशा में जाने में जितना टाइम लग रहा है उसका अंतर 1 आ रहा है।
उसका अंतर कितना आ रहा, 1 आ रहा है। ये हो गई धारा के प्रतिकूल दिशा में, क्योंकि प्रतिकूल दिशा में चाल, ये देखो आपकी 18 माइनस एक्स है, धारा की विपरीत दिशा में जाने की चाल 18 माइनस एक्स है। तो इसमें जो टाइम लग रहा है, धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने में जो समय लग रहा है, वो धारा के अनुकूल दिशा में जाने में जो टाइम लग रहा है उसका अंतर 1 है। अब इसी की मदद से, इसी इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x के मान को निकालेंगे और वही x का मान आपका धारा की चाल हो जाएगी। अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, इसे आगे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स का 24 से गुणा, यानी 24 इंटू 18 प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, 18 माइनस एक्स का 24 से गुणा तो हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स, 24 इंटू 18 माइनस एक्स। अब इसके बाद में 24 का 18 से गुणा करवाएंगे तो 18 चौक 72, 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 43। 18 चौक 72, हासिल आया 7, 18 दूना 36, 7 43 प्लस 24 का x से गुणा 24x हो जाएगा, माइनस का 24 का 18 से गुणा तो माइनस का 432 आएगा, माइनस 24 का माइनस x से गुणा तो प्लस का 24x हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। बराबर में क्या था, बराबर में 1 है, बराबर में 1 भी आपको लिख देना है। बराबर में क्या लिखना, 1। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करके x के मान को निकालते हैं। अब इसके बाद में 432 और 432 ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, यानी 432 से 432 ये प्लस माइनस में है, कट जाएगा। अब इसके बाद में यानी 432 प्लस का 432 माइनस का ये आपका कट जाएगा, क्या बचा, ये बचा प्लस का 24x प्लस का 24x यानी 48x, क्या बचा 48x बटे 18 का स्क्वायर होगा 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और माइनस का x स्क्वायर बराबर का 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 324 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा तो ये आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और 48x अपने स्थान पर ही रहेगा। फिर इसके बाद में इसका पक्षांतर करके इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 48x है, माइनस का ये 324 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 324 बराबर 0। अब ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। इसमें दो संख्याएं आपको ऐसे लेना है जिनका योग या अंतर 48 आए और जो गुणनफल आए वो 324 आए। तो अगर हम 54 से 6 को माइनस करते हैं, 54 से 6 को माइनस करते हैं तो 48 बचता है और 6 और 54 का गुणा 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 2 32, 324 हो जाता है। अतः वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 54 और 6 हैं, जिनको लेकर के आपका ये फैक्टर बन जाएगा। तो अब इसके आगे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। दो पदों के जोड़े बनाना है। पहले पद में हमें कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 54। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 6, तो बचेगा x प्लस 54 बराबर 0। x प्लस 54 दो बार है, इसे हम एक बार लिख सकते हैं, इसे हम एक बार लिख सकते हैं। और जो आपका कॉमन वाला पद है x माइनस 6, इसे हम एक बार लिखेंगे बराबर 0। x प्लस 54 बराबर 0, तो यहां से x का मान निकलेगा माइनस 54, x बराबर निकलेगा माइनस 54। दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान निकलेगा प्लस का 6। x को आपने माना है धारा की चाल, और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती,
इसलिए हम धनात्मक वैल्यू को लेंगे, यानी x बराबर 6 को लेंगे और अंत में हम लिखेंगे अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल बराबर ये कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, x का मान निकला है 6, तो धारा की चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लास में हम इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।